बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों को जैसा कि मालूम है बच्चों कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया यूनिट 17 के, और बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी बच्चों की जानिब से कि सर आप प्लीज़ कार्नो हीट इंजन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो बस फिर आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इंजन से रिलेटेड, जिसको हम इंजन बोलते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंजन का मतलब क्या है। बेटा इंजन का मतलब ये होता है कि जिसके जरिए आप अपनी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। और इसके ज़रिए क्या होता है बेटा, जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं और ट्रांसपोर्ट है और जितने भी कारखाने वगैरह है वो सब इंजन से ही चल रहे होते हैं बच्चों। तो उसी को मद्देनज़र रख के आज से कोई 200 साल पहले 1824 में गालिबन एक हमारे बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, सादी कार्नो, जिन्होंने एक ख्याली या एक आइडियल एक इंजन मुरतब किया जिसकी बुनियाद पर आज सारे इंजन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इन्होंने इसका नाम जो है वो कार्नो इंजन रखा, या कार्नोट इंजन भी कह सकते हैं आपको। और ये बेटा पेपर्स में लाजमी सवाल आता है, तो लिहाजा इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा और इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैंने थोड़ी मेहनत भी की है, यहाँ पर मैंने थोड़ा पेंटिंग शेंटिंग करके 3D बनाने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। बच्चों कार्नो जो था साइंटिस्ट, इसका मानना ये था कि ऐसा इंजन इसने बनाया कि जो 100% एफिशिएंट हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी का हीट की फॉर्म में या जनाब क्या कहते हैं फ्रिक्शन की फॉर्म में लॉस ना हो सके। जैसा कि अभी हमारे पास जो हीट इंजन हैं जिसमें हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तो बच्चों आपको मालूम है कि उसमें से काफ़ी बड़ी एक मिकदार, एक बड़ी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो जाती है या फ्रिक्शन की सूरत में हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने इंजन से 100% एफिशिएंट काम नहीं ले सकते। और वो तमाम इंजन्स इसी की बुनियाद पर काम करते हैं। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रो करते हैं, फिर हम इसके डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कार्नो इंजन जो है जनाब, ये एक फ्रेंच इंजीनियर और साइंटिस्ट था जिसका नाम सादी कार्नो था। 1824 में इसने एक ऐसा ख्याली या आइडियल इंजन मुरतब किया जो कि एक साइकिल की सूरत में चलेगा। और जब इसका साइकिल कंप्लीट होगा तो उस कंप्लीट साइकिल में इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसा पहली मर्तबा था या शुरू में था। और जनाब इसके अंदर क्या होता है कि ये आजाद है, फ्री फ्रॉम द ऑल सॉर्ट ऑफ द हीट लॉसेस एंड द फ्रिक्शन इन। अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा बच्चों? अच्छा, सारी चीजें ख्याली होंगी, सारी चीजें हम लोग इसमें आइडियल लेंगे। यानी अगर हम लोग हॉट रिजर्वायर ले रहे हैं तो वो भी हम इनफाइनाइट लेंगे, फिर हम कोल्ड रिजर्वायर लेंगे तो वो भी हम इनफाइनाइट लेंगे, और अगर हम इंसुलेटर लेते हैं या नॉन कंडक्टर लेते हैं तो वो भी जनाब हम ऐसा परफेक्ट लेंगे जो जिसकी मिसाल हमें नहीं मिल पाती। हम हर चीज को मतलब बड़ा परफेक्शन की तरफ लेकर चलेंगे, फिर इस इंजन को समझेंगे। और जब ये इंजन आपको समझ में आएगा तो इंशाल्लाह फिर एक दिन आप अपना भी इंजन तैयार कर रहे होंगे। बच्चों इसके 4 प्रोसेस हैं टोटल, जिसमें से 2 हैं आइसोथर्मल के और 2 हैं एडियाबेटिक के, 2 हैं एक्सपेंशंस के तो 2 हैं कंप्रेशंस के। अगर आप गौर करें ना बेटा तो ये बड़ा बैलेंस्ड है, ये एक बैलेंस प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या है कि आइसो 2 आइसो के हैं, 2 एडियाबेटिक के हैं, और इसी तरह 2 कंप्रेशन हैं तो 2 एक्सपेंशंस हैं। फिर एक है कि वर्क डन बाय द सिस्टम और फिर एक है वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक मर्तबा में हम इसको हीट देंगे और दूसरी मर्तबा में इससे हीट वापस लेंगे। मतलब हर चीज को बड़ा इक्विलिटी के साथ, मसावात के साथ, इक्वेशंस के साथ लेकर चला गया है बेटा इसके अंदर ना। तो इसके हम लोग प्रोसेस पर आते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, इसकी कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। तो वो जनाब बुक में हमारे बहुत अच्छी किताब में हुई है, और मैं भी आपको बता देता हूं कि भाई फर्ज करो कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कंसिस्ट है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्स आर परफेक्टली इंसुलेटर, मतलब वहां से कोई हीट का अमल दखल नहीं है, एंड कंडक्टिंग बेस कह लो आप इसको, और एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर
बाय मींस ऑफ अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और वो पिस्टन भी आपका इंसुलेटिंग होगा। तो ये छोटी सी आप कंसिडरेशन कर लेना बच्चों। और अगर नहीं कर सको तो किताब के अंदर बहुत अच्छी हुई है बेटा, आप यहां से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नोट खुद तैयार करें, डू योर सेल्फ, ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए। यहां से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और जनाब फिर घर जाके आप अपने वीडियो नोट्स खुद तैयार करें। आपको तैयारी करने में भी बहुत मजा आएगा जब आपके अपने हाथ का लिखा हुआ होगा। बच्चों हम क्या करेंगे कि ये हमने कुछ सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर को हम 4 प्रोसेस से गुजारेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा किस किस प्रोसेस से गुजारेंगे, जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस नंबर 1, वो है आइसोथर्मल का। यानी कि हम इसमें क्या किया करेंगे कि अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे कि हमारे टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि फैलाव, पिस्टन यानी कि ऊपर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, आपको ये छोटे छोटे एरोज नजर आ रहे होंगे ना, आप ये एरोज का मतलब ये नहीं समझिएगा कि हर दफा ये पिस्टन नीचे जा रहा है, ये एरो नुमाइंदगी कर रहे हैं इनकी। चले मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, कोई मसला नहीं। ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी हेडिंग है, क्योंकि जगह कम थी और मुझे बहुत सारी चीजें करवानी थी, तो इसलिए मैंने ये एरोज बना दी। मैंने अभी एरो भी हटा दिए। अब फर्ज कर ले बेटा, आपका जो ये सिस्टम है जो सिलेंडर पर मबनी है, जिसके अंदर कोई भी एक आइडियल गैस या वर्किंग सब्सटेंस मौजूद है, और जनाब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले हॉट रिजर्वायर पर रख दिया, या यूं समझ लें कि हमने इसको एनर्जी के ऊपर रख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से मैं इस पर से जो ये 2 लोड, ये ब्लैक नजर आ रहे हैं ना बेटा, ये आपको लोड है इस पर, और ये जो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है समझें कि ये आपका हैंडल है, हम इसके जरिए इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं पिस्टन को। और ये जो आपको ब्लू ब्लू सा नजर आ रहा है सारा, ये समझ लें कि इसमें कोई भी एक ख्याली, इमेजिनरी, कोई भी एक आइडियल गैस इसमें हमने भरी हुई है। ये मैंने बेटा एक प्रोसेस बना दिया। सबसे पहले जनाब मैंने सिलेंडर को रखा हॉट रिजर्वायर पर, और मैंने क्या किया कि यहां से एक लोड हटा लिया। जब मैं ये लोड हटाऊंगा तो आपको पता है बेटा प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा जनाब तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा। अच्छा, जितना ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होने जाएंगे, दूर दूर होंगे तो बेटा उनका टेम्परेचर गिरने लगेगा। अच्छा, जितना टेम्परेचर गिर रहा होगा हम हॉट रिजर्वायर के जरिए उसको उतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे। जब ये हो जाएगा तो जनाब क्या होगा कि हमारे प्रेशर में चेंज आ जाएगा, हमारे वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, लेकिन हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसमें हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया। उसके बाद हम यहां आ गए, समझो बेटा ये है वो। अब आप देखें यहां पर गैस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, ठीक है, प्रेशर भी बड़ा हो गया, प्रेशर भी कम हो गया सॉरी, और इसका टेम्परेचर चेंज होने जा रहा था, मगर हमने हॉट रिजर्वायर पर रखकर इसको उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करके अगले प्रोसेस की जानिब भेज दिया। अब इस प्रोसेस में टेम्परेचर इसका अभी तक सेम है। प्रोसेस नंबर 2 में क्या होगा कि हम दोबारा से एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा इसको फैलाएंगे गैस को ऊपर की जानिब, और इस दफा हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, एडियाबेटिक। थर्मल वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें आपका टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहे। एडियाबेटिक वो प्रोसेस होता है द सिस्टम इन विच नो हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ना तो हम सिस्टम से हीट बाहर लेंगे और ना ही सिस्टम से हम सिस्टम को हीट हम अंदर देंगे, इसमें दाखिल करेंगे। तो हमने अब क्या किया है कि यहां जो इसकी बेस है ना, अब हम यहां इसको एज अ कंडक्टिंग नहीं बल्कि इसको नॉन कंडक्टिंग लेंगे, या हम इसको यहां पे इंसुलेटिंग कर देंगे बेस को। और हमने यहां पे रखने के बाद अब मैं यहां से दूसरा वाला भी लोड हटा लूंगा। ये जनाब मैंने लोड हटा लिया। लोड हटाते ही बेटा ये और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, मगर इस दफा क्या होगा कि इंसुलेटर है, कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब है टेम्परेचर में भी चेंज आएगा, प्रेशर में भी चेंज आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, और हम यहां आके मौजूद इधर आ जाएंगे। ये हम इधर पहुंच गए। अब देखें बच्चों, प्रेशर पहले चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ और फिर चेंज हो गया। वॉल्यूम इनिशियल से पहले चेंज हुआ, दोबारा चेंज हो गया, V3 हो गया। टेम्परेचर सेम था और अब टेम्परेचर में भी चेंज आ गया, क्योंकि हमने इंसुलेटर पर रखा हुआ था। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब हम चलेंगे अगले 2 प्रोसेस पे, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। यानी कि अब हमारा जो भी टेम्परेचर होगा व्हाटएवर, यहां पर हमारा टेम्परेचर कितना है, T2, हमारा काम यह होगा कि हमारा इस T2 में चेंज ना आए और हमारा प्रेशर भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी चेंज हो जाए, लेकिन अब हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे बल्कि अब हम कंप्रेशन करेंगे। तो कंप्रेशन के लिए लिहाजा मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक लोड अप्लाई कर देता हूं। ये जैसे ही मैं लोड अप्लाई करूंगा तो पिस्टन दोबारा मूवेबल है, नीचे जाना शुरू हो जाएगा,
और नीचे मैंने क्या लगा दिया, कोल्ड रिजर्वायर लगा दिया, जिसके जरिए क्या होगा कि ये हीट को एब्जॉर्व करेगा बाहर की तरफ सिस्टम से। जैसे ही मैंने ये लगाया तो ये नीचे जाने लगा, और नीचे जाते हुए जितना टेम्परेचर इसका बढ़ने लगा था वो टेम्परेचर इसने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या हुआ, फिर प्रेशर में चेंज आ गया, फिर वॉल्यूम में चेंज आ गया, लेकिन हमारा टेम्परेचर फिर से दोबारा सेम रहा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पर एक और लोड अप्लाई कर देंगे। ये जनाब मैंने ये दूसरा लोड अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं लोड अप्लाई करूंगा तो फिर और कंप्रेस होगी गैस। कंप्रेशन होने के बाद, लेकिन इस दफा भी हम इसे किस पे रखेंगे, इंसुलेटर पे रखेंगे, ताकि हमारी अंदर की हीट बाहर ना आ सके और बाहर की हीट अंदर ना जा सके। जैसे ही हमने यहां रखा बच्चों तो ये दोबारा से नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद क्या हुआ बेटा कि इसके टेम्परेचर में भी चेंज आया। इसके टेम्परेचर में क्या चेंज आया कि हमने जितना टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ था वो जाया हुआ और हमारे असली टेम्परेचर पर वो आ गया। जब ये हमारे असली टेम्परेचर पर आ गया जो इसका शुरू में था, तो आपने देखा कि इसका वॉल्यूम भी दोबारा उसी सूरत में आ गया और इसका प्रेशर भी उसी में आ गया, और हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम इसको साइकिल इंजन भी कहते हैं। साइकिल भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो चीज हमने अप्लाई की वही चीज हमें दोबारा हासिल हो गई, और ना कुछ हमारा लॉस हुआ ना कुछ हमारा गेन हुआ, और हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ये बेटा हमारा कार्नोट हीट इंजन साइकिल, या कार्नोट इंजन साइकिल, या सिर्फ कार्नोट इंजन भी हम इसे कह सकते हैं। पहले प्रोसेस में क्या किया बेटा, टेम्परेचर को सेम रखना चाहा। दूसरे प्रोसेस में क्या किया बेटा, हमने दूसरे प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को चेंज किया, एक्सपेंशन करके टेम्परेचर गिरा, फिर हमने उसको कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर बढ़ा, और उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर अपनी असल जगह पर आ गया। अब भी इसमें बेटा कुछ चीजें रहती हैं। इसमें सबसे पहले अभी हमारा ग्राफ रहता है। अब मैं यहां से इसको ग्राफ पर लेके चलता हूं। ग्राफ बनाना बहुत आसान है बच्चों। बच्चे चकरा जाते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने ही ग्राफ बनाऊं। यहां पे मैं रखता हूं प्रेशर को, और यहां पर मैं रखता हूं वॉल्यूम को। ये नंबर 1 रख लो बेटा, यहां पर नंबर 2, यहां पर नंबर 3, और यहां पर नंबर 4। ये पॉइंट्स हैं बेटा। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस तरह करके, फिर ये ऐसे करके, फिर ये यूं, और फिर ये यूं, इस तरह करके। अब आ जाओ दोबारा से। हम लोग जब चले ए से बी पर, तो बेटा हमने क्या किया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया था। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था बच्चों। इस एक्सपेंशन में क्या हुआ था कि हमारा यहां पर प्रेशर था V1 P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। यहां से जब हम यहां पहुंचे तो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, लेकिन टेम्परेचर हमारा कितना रहा T1, क्योंकि हम आइसोथर्मल में हैं, हमारे टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आया। और हमने यहां पर देखा जाए तो हमने यहां बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया, और बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम सेकंड प्रोसेस पर आए। सेकंड प्रोसेस हमारा था एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होगा बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमारा प्रेशर भी चेंज हुआ, हमारा वॉल्यूम भी चेंज हुआ, और हमारा टेम्परेचर भी चेंज हुआ, क्योंकि हमने हीट को बाहर जाया किया। और यहां पर हमने जो किया एडियाबेटिक किया। और याद रखना बेटा, एडियाबेटिक भी हाइपरबोल होता है, लेकिन डीपर देन द बॉयल्स लॉ होता है। मतलब बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है उसके मुकाबले में थोड़ा सा गहरा बनता है। तो ये जनाब मैंने ग्राफ जो बना ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन का बना। उसके बाद हम आगे बढ़े, दोबारा हम आइसोथर्मल पर आए। हमने इसको कोल्ड रिजर्वायर पर रखा, और हमने चाहा कि हमारा जो ये वाला टेम्परेचर है ये मेंटेन रहे। इसके लिए हमने इसको कंप्रेस किया लोड लगाकर, और हम जब यहां पहुंचे तो हमारे प्रेशर में भी चेंज आया, हमारे वॉल्यूम में भी चेंज आया, मगर हमारा टेम्परेचर वही का वही रहा जो इससे पहले था। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये क्या था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, आइसो, एडिया, आइसो, फिर से एडिया। तो ये होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसमें क्या होगा जनाब, हमारे टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। T2 से वो टेम्परेचर हो गया दोबारा T1, और वॉल्यूम हमारा V4 से हो गया V1, और हमारा प्रेशर हो गया P1, और हम यहां पहुंचे तो हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, और 100% हम लोग रिवर्सिबल एक इंजन बनाने में कामयाब हो गए।
अकॉर्डिंग टू कार्नो। बच्चों फिर इसके बाद आ जाती है इसकी एफिशिएंसी। कहा जाता है कि इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, या यूं समझ लें कि सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट इंजन है ना वो जनाब हमारे कार्नो साहब का इंजन है। इतना ज्यादा एफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं हो सकता। तो हम इसकी एफिशिएंसी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने वर्क डन किया भी, वर्क डन लिया भी। बच्चों हमने जो इसको हीट प्रोवाइड की थी ना वो थी जनाब Q1, और यूं समझ लो जनाब कि ये हमारा क्या था, इनपुट, और जो हमने इससे काम लिया वो था आउटपुट। आउटपुट बराबर होगा टोटल हीट में से कुछ हीट जो हमारी जाया हुई, Q1 माइनस Q2। सर आप तो कह रहे थे हीट जाया नहीं होगी, तो हम आखिर में इसको जीरो कर लेंगे, फिर हमारा 100% जवाब आएगा। आप देखिएगा इसको। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100% या 100, जिसको हम एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी, कितने 100% इसकी कारकर्दगी रही, 90% इसकी कारकर्दगी रही, हम इस तरह बात कर रहे होते हैं। तो बच्चों अब इसकी एफिशिएंसी के लिए हम आउटपुट में क्या पुट करेंगे, ऊपर हम ऊपर करेंगे Q1 माइनस Q2, और इनपुट हमारा क्या था, सिर्फ Q1, और बाहर कौन है, मल्टीप्लाई में 100। डिनोमिनेटर बेटा दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेते हैं जनाब। ऊपर वाला न्यूमेरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले को एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। नो प्रॉब्लम, आप किसी भी नाम से पुकार लो। ऊपर वाला मुकद्दम होता है, नीचे वाला मुअख्खर होता है। उर्दू में हमें ऐसे पढ़ाया गया था। ये इससे कैंसिल हो गया और हमारा जवाब आया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट है, तो हम इसको टेम्परेचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि सर आपने कहा था कि इसको 100% करें, तो बेटा आप समझ लें कि जो Q2 है, जो जाया होने वाली हीट थी, वो जाया ही नहीं हुई। अगर हीट जाया नहीं हुई तो हमारा Q2 कितना हो गया, 0। तो चले मैं इसमें पुट करके दिखाता हूं आपको कि देखें 100% जवाब आएगा। 1 माइनस, यहां पे मैंने रखा 0, नीचे आया Q1, बाहर आया 100। ठीक है बच्चों, 0 को Q1 से डिवाइड करोगे तो खत्म हो जाएगा, 100 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 100%। और जनाब ये हमारे कार्नो का जो एक इमेजिन था, कार्नो का एक जो विजन था, वो कंप्लीट हुआ कि ऐसा इंजन होना चाहिए जो 100% काम करे। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।